दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, और गौतम बुद्ध की टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके टेक्स्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से, मतलब पहला बुद्ध समिति जो हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, वहाँ से शुरुआत करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि मैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं परीक्षा में वो समझिएगा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका उद्देश्य क्या था और कौन होता था जो कि आपका उसको आयोजित करता था। जैसे कि प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात किया जाए तो हर्यक वंश का शासक जिसका नाम अजातशत्रु था उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और इसमें एक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑब्जेक्टिव था कि बुद्धा की टीचिंग को कैसे आगे फैलाया जाएगा उसकी रणनीति तैयार करने के लिए उसको वहाँ पे काउंसिल को बुलाया गया था। ये तब की घटना है जब बुद्ध की मृत्यु हाल ही में हुई थी, तुरंत हुआ था, 483 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में आयोजित किया गया था। एक गुफा है जिसका नाम है सातपान गुहा या सत्यपानी गुहा, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसमें जो मॉन्क था मतलब कि सन्यासी हुआ करते थे जिसके द्वारा उस समिति का संचालन किया गया था, उनका नाम था महाकश्यप। आपसे परीक्षाओं में यह भी पूछ सकता है कि प्रथम जो आपका बुद्ध समिति है उसका प्रिसाइडिंग किसके द्वारा, किस मॉन्क के द्वारा, किस सन्यासी के द्वारा किया गया था, तो उनका नाम महाकश्यप है, ये आप जानते रहेंगे। अब बुद्ध की शिक्षा को प्रिजर्व करने का इनका प्रमुख उद्देश्य था कि बुद्ध की शिक्षा को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको आपका लोगों तक प्रचारित किया जाए, ये इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था। आनंद द्वारा सुत पिता का जो बुद्धिस्ट टीचिंग थी उसको यहाँ पे राइटिंग की गई थी, लिखी गई थी, वो महाकश्यप के द्वारा, महाकश्यप का मैंने बताया कि उनके द्वारा इसको लीड किया गया था, नेतृत्व किया गया था। उनके द्वारा विनय पिता का, ठीक है, मोनास्टिक कोड ये कंपोज किया गया था या कह सकते हैं आपके लिखा गया था। कुछ साहित्य, कुछ टेक्स्ट आप जानते हो कि हर धर्म से संबंधित होता है, जैसे हिंदू धर्म से संबंधित कुछ है, ईसाई धर्म से संबंधित आपका बाइबल है, इसी तरीके से आपका बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख जो ग्रंथ हैं जैसे सुत पिता का हो गया, इसी तरह से विनय पिता का। आपसे कभी पूछता है तो आप लिखित परीक्षाओं में भी इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं। और इसको कंपोज किया गया था आपका किस समय में, जब प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस जमाने में। अब जो सेकंड है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड आपका है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक के समय में उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और ये आपका गौतम बुद्ध के 100 साल की मृत्यु के बाद इसको आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे किया गया था या किसके द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था? मैंने पहले भी बताया कि इस समिति का एक नेतृत्व करने वाला होता था, तो साबा कामी के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था या इसका नेतृत्व किया गया था। विनय पिताका जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो विनय पिताका के विवादित 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मैंने बताया कि कुछ धर्म ग्रंथ हर धर्म से संबंधित होते हैं, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो आपका बौद्ध धर्म बनाया गया तो उसका एक धर्मग्रंथ था जिसका नाम था विनय पिताका, मैंने पहले भी बताया उसको। इसमें 10 विवादित बिंदु थे जिसके बारे में चर्चा होनी थी, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पे विभाजन की घटना भी दिखाई देती है, मतलब कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने लगा। पहला महायान, दूसरा आपका इसका हीनयान का है, मैंने ब्रैकेट में हीनयान जरूर लिखा है, लेकिन उस समय इसका नाम हीनयान नहीं था। अभी जब तीसरी समिति होगी वहाँ पे इसका स्प्लिट होगा और उसको हीनयान नाम दिया जाएगा। उस समय इसका नाम था थेरावदा या थेरावद, ऐसा बोल सकते हैं। थेरा का मतलब पाली भाषा में एल्डर होता है, मतलब कि बड़ा। वो बुद्ध के ओरिजिन स्पिरिट को ही बनाए रखना चाहते थे, मतलब कि जो हीनयान वाले थे वो बुद्ध के ओरिजिन स्पिरिट को बनाना चाहते थे, मतलब कि बुद्ध ने जो बातें कही है उसी को फॉलो करना चाहते थे, कोई भी नई चीज़ को ऐड नहीं करना चाहते थे। उन लोगों को थेरावदा कहा जाता था, ठीक है, मतलब बुद्ध की प्रमुख टीचिंग को ही मानना चाहते थे। जबकि महायान की बात करें तो महायान जो था उसमें एक आपका एक कम्युनिटी है जिसका नाम है महासंगीका। क्या नाम है? महासंगीका। ग्रेट कम्युनिटी है, वो बुद्ध के टीचिंग को अच्छे तरीके से लिबरली लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, मतलब वो अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्ध की टीचिंग से जुड़ सकें। ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मौर्य का शासक जो अशोक था उसके समय में आपका बुद्धिस्ट काउंसिल नंबर 3 आयोजित किया गया था।
और इसका जो समय है 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व के समय में, और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। आप ये समय और स्थान जरूर याद रखेंगे, और किसके ज़माने में हुआ था वह भी याद रखेंगे। तो तीसरा किसके ज़माने में हुआ? अशोक के द्वारा इसको मतलब कि सम्मिलित किया गया और उसका सम्मेलन आयोजित किया गया। इस काउंसिल को जो प्रिसाइड करने वाला मॉन्क था या फिर बुद्ध भिक्षु था, उसका नाम था, देखिए समझिएगा ध्यान से, मोगलीपुत्ता टिस्सा। मोगलीपुत्ता टिस्सा उसका नाम था, जिसने इसको प्रिसाइड किया था इस काउंसिल को। इस काउंसिल को यहाँ पे आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? बुद्धिज्म को प्योरिटी करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने एक संघ का आयोजन, मतलब संघ बनाई थी। संघ मतलब कि एक आज के ज़माने में जैसे कि पार्टी होता है या फिर कोई भी संगठन होता है, तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने एक संघ बनाया था। उसमें करप्शन जो था उसको समाप्त करने का उद्देश्य जो था, उसी को लेकर के इसको बुलाया गया था। इसमें अभिधम्म पिताका को कंपोज किया गया, मतलब कि हर बार एक टीचिंग, हर बार एक मेथोडोलॉजी यहाँ पे आयोजित की जाती थी, उसको कंपोज किया जाता था। तो इस बार अभिधम्म पिताका नाम से एक आपका मेथोडोलॉजी कंपोज की गई। अब मॉडर्न पाली भाषा में तिपिताका का मतलब होता है कि कंप्लीट कर लिया गया, मतलब पाली भाषा में एक आपका चीज़ होती है जिसका नाम है तिपिताका। वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी जो शिक्षाएं हैं उसका संग्रह है, उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया, मतलब डिस्कशन करते हुए उन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया गया। अब समझने वाली बात है कि अशोक जो है वो हीनयान को मानता था या महायान को? तो अशोक हीनयान को मानता था। हीनयान का मतलब मैंने पहले भी बताया कि ये वैसा पार्ट था जो कि बुद्ध ने जिस हिसाब से टीचिंग दिया था उसको ज्यों का त्यों फॉलो करना उचित समझता था। अब हम यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसमें कुशन डायनेस्टी का शासक कनिष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका 1st सेंचुरी AD में इसको आयोजित किया गया था। और कहाँ पे आयोजित किया गया था? कश्मीर में एक जगह है कुंदालवाना या कुंदालवन, इसको कुंदलवन या कुंदालवन के नाम से भी आप जान सकते हो, इंग्लिश हिंदी मीनिंग में आपका डिफरेंस हो सकता है। तो वहाँ पे 1ली शताब्दी ईसा के जन्म के बाद की उस समय इसको आयोजित किया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस काउंसिल को प्रिसाइड करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति थे। एक का नाम था वशुमित्र, दूसरे का नाम था अश्वघोष। इन दोनों ने मिल करके इस संगीत समिति को प्रिसाइड किया था या नेतृत्व किया था, आयोजित किया था। ऑल डेलिबरेशन, जितने भी आपका यहाँ पे व्यवस्थाएं थी, जो भी बातें कही गई, ठीक है, जितने भी संकेत दिए गए, वो सभी के सभी संस्कृत में कंडक्ट कराए गए थे, पाली भाषा में नहीं कराए गए थे, संस्कृत में कंडक्ट कराए गए थे। और इसमें अभिधम्मा टेक्स्ट भी यहाँ पे कंपोज किया गया और इसका ट्रांसलेशन प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा में किया गया। मतलब कि अभिधम्मा टेक्स्ट जो कि बौद्ध धर्म की टीचिंग से संबंधित था, उसका ट्रांसलेशन जो है वो प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा में किया गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अनिवार्य तौर पर बौद्ध धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका था महायान, एक आपका था हीनयान। महायान को ग्रेटर व्हीकल भी कहते थे। महा का मतलब यह है कि जो ग्रेटर व्हीकल हो। हीनयान मतलब कि गौतम बुद्ध ने जिस हिसाब से बात बोली है ठीक उसी तरीके को फॉलो करना। ज़्यादातर राजा जो है आपका हीनयान को ही फॉलो करते थे, महायान को फॉलो नहीं करते थे। महायान आपका इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लोगों तक उपदेश पहुंचाने का काम करता था, बुद्ध की टीचिंग को पहुंचाने का काम करता था। यहाँ पे समझते हैं कि महायान और हीनयान का काम क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ आपको। महायान क्या करता था कि आइडल वर्शिप पर विश्वास रखता था। महायान बोधिसत्व को मानता था, मतलब बुद्ध के पहले भी बहुत से उनके पूर्व जन्म थे, ऐसी उसमें मान्यता थी। और उसके बाद बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाता था। महायान मतलब कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बात करना। ग्रेटर व्हीकल इसलिए लिखा गया है कि बुद्ध तो अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, वो भगवान का अपने को प्रतिनिधि मानते थे, लेकिन महायान के जो भी लोग थे वो गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूछते थे। संस्कृत में उनके ग्रंथ होते थे, उनके ग्रंथ जो थे संस्कृत में पाए जाते थे। ठीक है, तो भगवान की संज्ञा देकर पूजा करने वाले जो आपका पहला पार्ट था उसको महायान के नाम से जानते थे। और दूसरे तरह की जो आपकी संस्था थी वो आपका हीनयान थी, वो ओरिजिनल टीचिंग को ही फॉलो करते थे। गौतम बुद्ध ने जो भी टीचिंग दी है उसको ओरिजिनली फॉलो करते थे। और गौतम बुद्ध को भगवान जैसी संज्ञा तो नहीं देते थे, वो अपना समर्थक, अपना प्रवर्तक जरूर मानते थे, ठीक है, अपना इष्ट मानते थे, लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दिया था उन्होंने ज्यों का त्यों टीचिंग को फॉलो करने की बात कही थी। इसी तरीके से उनके जो भी ग्रंथ थे वो आपका पाली भाषा में थे, संस्कृत भाषा में नहीं थे। कई बार आपसे परीक्षाओं में जब अंतर पूछे तो उस अंतर को स्पष्ट करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बुद्धिज्म के प्रमुख स्रोत की बात किया जाए तो
त्रिपिटक या त्रिपिटका, ये आपका पाली भाषा में हमें एक टेक्स्ट मिलता है। टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा में अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है उससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो तो उसको हम टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। कुछ अन्य जो आपके टेक्स्ट थे जैसे कि सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, ये सभी टेक्स्ट थे जो कि बुद्ध के बारे में बताते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में प्रमुख चीज़ों की यहाँ पे गणना करते हैं। धम्म पद की यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसको इंग्लिश में धम्म पदा कहते हैं। धम्म पद क्या है? ये आपका सुत निकाय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया सुत पिताका, तो सुत निकाय का एक भाग है जो कुडक्का निकाय से आपका लिया गया है। कुडक्का निकाय जिसको सुत निकाय के नाम से भी जानते हैं, धम्म पद जो है आपका वहीं से एक भाग है, वहीं से लिया गया है। धम्म पद जो है इसमें पद मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ, पद का मतलब क्या होता है पैराग्राफ अगर लिखा जाए तो मंत्रों व भजनों के रूप में बुद्ध के विचारों को व्यक्त करना ही धम्म पद आपका कहलाता है। धम्म पद के जो टेक्स्ट मिलते हैं उसमें आपका मंत्र भजन कह लीजिए या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में बुद्ध की टीचिंग जो है वो आपको वो दिखाई देते हैं। मिलिंडा पेन्हा के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और पाली में इसका अर्थ होता है कि मिलिंदा के प्रश्न, मतलब मिलिंदा क्या करती है कि एक बुद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, बुद्ध धर्म के प्रचारक हैं, उनसे प्रश्न करता है। तो मिलिंडा कौन है उसके बारे में समझते हैं। मिलिंदा कौन है? ठीक, मिरिंडा रहे, मिलिंदा 100 ईसा पूर्व के आसपास आपका ये लिखा गया था। ठीक है, मतलब कि मिलिंदा के प्रश्न से संबंधित एक किताब लिखी गई है, एक टेक्स्ट लिखा गया है। ये आपका इंडो ग्रीक डायलॉग है। ठीक है, मतलब इंडो ग्रीक भाषा में लिखा गया एक डायलॉग है, एक टेक्स्ट है। इसमें क्या होता है कि मिलिंदा जो है, मिलिंदा प्रथम या उसको बैक्ट्रिया मलिंदा के नाम से भी जानते थे, वो आपका एक सेज थे, मतलब कि धर्म प्रचारक थे जिनका नाम था नागसेन। उनसे कुछ प्रश्न पूछता है। अब मिलिंदा का, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिलिंदा राजा था या रानी थी। ठीक है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि बैक्ट्रिया मिलिंदा एक आपका राजवंश से था और मलिंदा जो है वो आपका कुछ प्रश्न नागसेन से पूछता है। ठीक है, और वो प्रश्न कैसे पूछता है? बुद्धिज्म पर कुछ सवाल पूछता है। ठीक है, सेज से जो भी आपका नागसेन जी थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। बुद्ध चरित, ठीक है, ये एक एपिक पोयम है जो कि संस्कृत में लिखा गया है और इसको लिखने वाले का नाम है अश्वघोष। तो अश्वघोष ने 2वीं शताब्दी ईसा के जन्म के बाद में बुद्ध के जीवन के बारे में व्याख्या करते हुए संस्कृत में आपका बुद्ध चरित नाम से एक लेख लिखा है। अब समझते हैं कि आखिर क्या कारण रहा, कॉज मतलब कारण, कि बुद्धिज्म जो था इतनी तेज़ी से पूरे एशिया में, मतलब कि अगर हम एशिया का प्रकाश कहें, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बुद्धिज्म इतनी तेज़ी से पूरे एशिया में कैसे फैल गया, उसको समझते हैं। पहली बात, बुद्ध का जो आपका व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, वो आपकी जादुई पर्सनालिटी थी। इसके साथ साथ बुद्ध की जो शिक्षा थी वो आपका पाली भाषा में शिक्षा देते थे और एशिया के ज़्यादातर लोग पाली भाषा को समझते थे, संस्कृत से ज़्यादा पाली भाषा को लोग समझते थे। और उन्होंने कास्ट की जगह पे संघ का निर्माण किया। मतलब उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम जैसी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संघ जो है उसी वही सब कुछ है। पहले प्रशासनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले वो आपका संघ को उन्होंने बनाया। अब सबसे पहले जो बुद्ध का ये संघ बनाया गया था वो केवल प्रशासन का देख रेख करता था, बाद में अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया और उसको धीरे धीरे करके अनिवार्य बना दिया गया कि लोग अगर कोई बुद्ध धर्म को पालन करना चाहता है तो उसको संघ से जुड़ना पड़ेगा। अब जो मोंग थे वो आपका बुद्धिज्म का प्रचार करते थे, बड़े अच्छे तरीके से करते थे। कुछ राजा थे, मतलब कि इसमें रॉयल पैट्रोनेज भी प्राप्त था, मतलब कि राजशाही सहयोग भी प्राप्त था, राजशाही संरक्षण प्राप्त था। जैसे जो राजा प्रमुख तौर पे संरक्षण देते थे बुद्धिज्म को, उनका नाम हम यहाँ पे समझते हैं। एक तो बिंबिसार थे, एक अजातशत्रु थे, एक अशोक थे, एक कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। इन सभी के द्वारा रॉयल पैट्रोनेज आपका दिया गया बुद्धिज्म को। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपसे कभी कभी पूछा, आप देखते होंगे कि भारत में जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन कर गया, मतलब धीरे धीरे फेल हो गया, डिप कर गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब विदेशों में तो बहुत अच्छे से फैला, बहुत से कंट्री आज भी हैं, जैसे चीन हो गया, म्यांमार हो गया जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं, बहुत से देश ऐसे हैं, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, हर बहुत से ऐसे एशिया में देश हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट जो है बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, भूटान हो गया। लेकिन समझते हैं कि आखिर भारत में बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण क्या था? हीनयान व महायान का विभाजन होना, मतलब कि वो आपस में ही सहमत नहीं हो पाए, इसने बुद्धिज्म को कमज़ोर करने का काम किया। मतलब लोग विश्वास नहीं कर पाए कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो हमें एक नया समाधान कैसे दे पाएंगे। इसके साथ साथ मोंग जो थे, मतलब जो भी आपका प्रचारक थे, जो भी भिक्षु हुआ करते थे, वो बाद में करप्ट होते चले गए, मतलब कि वो राजशाही व्यवस्था जीने लगे, वो विलासी हो गए, वो भोग विलास में डूब गए, तो लग्जरी में उनका ध्यान चला गया ज़्यादा, इसलिए वो आपका धर्म प्रचार से अधिक रूढ़वादिता पे ध्यान देने लगे। रॉयल पैट्रोनेज जो है 650 AD गुप्त वंश के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया।
मतलब पहले क्या होता था कि राजाओं का संरक्षण मिलता था, राजाओं के द्वारा धर्म का संरक्षण, बुद्ध धर्म को संरक्षित किया जाता था, इसलिए आपका फल फूल रहा था। लेकिन गुप्त वंश जैसे ही आपका समाप्त होता है, उसके बाद से उनको जो राजशाही सहयोग था, राजशाही संरक्षण था, वो समाप्त हो गया। ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म जो है वो आपका तेज़ी से बढ़ने लगा था, उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जैसे कुमारिल भट्ट हो गए और आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, इन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम किया, उसको दोबारा रिव्यू करने का काम किया, और लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में एक बार फिर से जागृत हुआ। वहीं से आपका बौद्ध धर्म कमज़ोर पड़ता गया। इसके साथ साथ इस्लामिक आर्मी का धीरे धीरे आक्रमण भारत पर होता रहा, और वो लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करते रहे, और कई बुद्धिस्ट जो थे आपका इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने लगे। हिंदुओं पर भी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन साथ में आपका बुद्धिस्ट भी जो है वो आपका बहुत बड़ी क्षति हुई उनको हुनों के आक्रमण से। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो भी एक बहुत बड़ी क्षति थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में भी आपका डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह के अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।